मैं आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राघव चड्ढा जी, आज मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और आप सभी भी आजकल देख ही रहे होंगे, आईपीएल से ज़्यादा आजकल उन्हीं के चर्चे हो रहे हैं क्योंकि राघव चड्ढा जो है वो ऐसे-ऐसे सवाल पार्लियामेंट में उठाते हैं जो कि सही मायने में जनता के लिए, पब्लिक के लिए होते हैं और मैं भी इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आप ज़रा इनकी ये वीडियो देखिए। इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। Sir, I demand in this August House to make paternity leave a legal right in India. सर थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? इंडियन पेपर लीक हमने देखा, देश भर में देखा कि कैसे पेपर लीक हुए, क्या उसमें माफियाओं का राज रहा और कैसे बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कागार पे खड़ा हुआ है। क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है, आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूं। सरकार से मांग करता हूं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कम से कम हम जीएसटी ना लगाएं। ये कोई लग्जरी गुड या लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। सर आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? सर मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की। सर आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। कहीं कैशलेस इलाज अचानक मना कर दिया जाता है, महीनों तक फाइल लटकाई जाती है, रीइंबर्समेंट नहीं मिलता। और आज मैं उन्हीं सिटीजन्स की जो टोल प्लाजा पे हैरेसमेंट फेस करते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो लगी है टेलीकॉम कंपनी को लेकर, यानी कि जो हमारे मोबाइल रिचार्ज को लेकर के। बाकी में भाई 28 दिन का रिचार्ज होता है, 28 दिन को आप 13 से कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जब जा करके 364 दिन होंगे, यानी कि साल में 12 महीने होते हैं और ये रिचार्ज कराते हैं 13 महीने का। और फिर और आजकल ये भी बहुत हो चुका है कि अगर रिचार्ज खत्म हो गया तो उसके बाद इनकमिंग भी बंद और इनकमिंग के साथ आउटगोइंग भी हाथों हाथ ही बंद हो जाती है। भाई ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? कुछ देश के अंदर अभी ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसे अभी बहुत सारे, यानी कि हमारे माता पिता की उम्र के ऐसे बहुत बुजुर्ग हैं जो कि रिचार्ज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी बताइए इन उनकी आउटगोइंग ही बंद कर दी गई है, यानी कि कॉल आ ही नहीं सकती। चलो लगा नहीं सकते, वो तो एक चीज़ समझ में आती है कि रिचार्ज कराएंगे जब भी लगाएंगे, लेकिन कॉल आनी भी ही बंद हो गई है, चाहे वो कोई सा भी सिम हो, या जियो का सिम हो या एयरटेल का सिम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जो जितना डाटा जितने का हम रिचार्ज प्लान कराते हैं महीने में, एक मंथ में, जैसे सपोज दैट 2 जीबी पर डे का हमने कोई प्लान कराया है और हम किसी दिन वो 2 जीबी डाटा नहीं यूज़ कर पाए, तो वो डाटा हमारा अगले प्लान में लग जाना चाहिए सेव होकर के। एक ये राघव चड्ढा जी की बात ये बहुत अच्छी लगी है, बट अभी इनके साथ हो क्या रहा है, उल्टा इन्हीं को पार्लियामेंट से हटा दिया जाता है और इनके ऊपर पता नहीं कैसे झूठे-झूठे केस लगा करके अभी इनके खिलाफ कुछ उल्टे केस दर्ज कर दिए जाते हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने पार्टी से भी निष्कासित करने की बात की गई है इन्हें। आजकल इनका इतना ट्रेंड चल रहा है कि मैंने इनकी कुछ पोस्ट पर देखा भी है। इनकी पोस्ट के कमेंट में जाकर देखो आप, हर जगह आपको यही दिखाई देगा, राघव चड्ढा जी वेलकम टू बीजेपी, वेलकम टू बीजेपी, कि आप कहीं बीजेपी ज्वाइन तो नहीं करेंगे राघव चड्ढा जी। एक बार राघव चड्ढा जी की ये खुद बात सुनिए, जो कि ये खुद ही कहते हैं वीडियो में कि मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। मैं ये वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ, हालांकि आपने देख तो ली होगी, फिर भी देख लीजिए। नमस्कार साथियों, कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए, कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी।
मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दिया। दूसरा सफेद झूठ। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया हूं, मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया हूं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। जय हिंद। तो सुन लिया आप लोगों ने, राघव चड्ढा ये खुद कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज, साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन इंटू 13 टाइम्स इज इक्वल टू 364 डेज। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है, जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं, लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। सर दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल कैलेंडर मंथ के हिसाब से होती है, 30 या 31 दिन। आपको मंथली सैलरी, लैंडलॉर्ड का रेंट, बैंक की ईएमआई, बिजली पानी गैस का बिल, तमाम चीजें 30 या 31 दिन के महीने के हिसाब से होती हैं। लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के महीने के हिसाब से आपको रिचार्ज प्लान बेचते हैं, ताकि साल में एक अतिरिक्त रिचार्ज आपको मिल जाए। भाई 28 दिन का जो ये चक्कर है रिचार्ज का, भाई ये वाकई में गलत है। इसको सिर्फ 1 महीने का ही होना चाहिए, चाहे वो महीना 30 दिन का हो या 31 दिन का हो। आपने देखा भी होगा, इस जैसे रिचार्ज हो रहा है 28 दिन का, ऐसे ही कुछ फाइनेंस कंपनी ने अपनी किस्तों के दिन भी 28 में डिवाइड कर रखे हैं। मैं उन कंपनियों के नाम भी बता सकता हूँ, मेरे पास फुल उनके एविडेंस भी है। मैंने खुद उन कंपनी से फाइनेंस ले रखा है। उनकी ईएमआई खुद 28 दिन में आती है, वो भी साल में 13 ईएमआई वसूल करते हैं। कि 12 महीने की ईएमआई होती है, या 12 महीने के रिचार्ज में आप 13 महीने का रिचार्ज वसूल कर रहे हैं। ऐसे ही ये 12 महीने की ईएमआई को 13 महीने में डिवाइड करके 1 महीने का ब्याज एक्स्ट्रा ले रहे हैं आपसे। ये लास्ट वाली वीडियो और सुनकर जाना राघव चड्ढा की, भाई इन्होंने कैसे बैंकों की पोल खोल के रख दी है भाई। और ये मेरे साथ भी पर्सनली गुजर चुकी है चीजें, और आपके साथ भी गुजरी होंगी, क्योंकि बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो कि लो बैलेंस होने की वजह से चार्जेस काट लेते हैं, अकाउंट मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना होने की वजह से, तो ये चार्जेस काट लेते हैं। राघव चड्ढा जी ने इनके ऊपर भी पोल खोलते हुए देखिए क्या कहा है पार्लियामेंट में।
आज गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। 19,000 करोड़ रुपए ये मिनिमम अकाउंट बैलेंस पेनल्टी, ये सबसे स्मॉलेस्ट अकाउंट है, सबसे पुअरेस्ट बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, और इनका क्राइम क्या था कि इनके अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं था। नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। अभी सरकार ने कुछ ही दिन पहले लोकसभा में जवाब देते हुए बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कुल मिलाकर बैंकों ने 19,000 करोड़ रुपए, आपने ठीक सुना सर, 19,000 करोड़ रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस पेनल्टी बैंक अकाउंट होल्डर से वसूली है। ये सबसे स्मॉलेस्ट अकाउंट है, सबसे पुअरेस्ट बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, और इनका क्राइम क्या था कि इनके अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं था। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं सर। फर्ज करिए एक मजदूर जो 500 रुपए की दिहाड़ी कमाता है रोज, कई हफ्ते महीने सेव कर 6,000 रुपए इकट्ठा करता है, बैंक में खाता खोलता है बड़ी हिम्मत करके और 6,000 रुपए जमा करता है। एक दिन कुछ महीनों बाद जब आपदा आती है, उसके घर में कोई बीमार हो जाता है, तो वो 6,000 में से 2,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है अपने खर्चे के लिए, बचे 4,000 रुपए। लेकिन बैंक कहता है कि कम से कम 5,000 रुपए का मिनिमम अकाउंट बैलेंस होना चाहिए। उस बेचारे गरीब को तो पता नहीं। जब वो 6 महीने बाद अपने ये 4,000 रुपए भी बैंक से लेने जाता है, तो पता लगता है कि 100 रुपए प्रति महीना के हिसाब से पिछले 6 महीने में बैंक ने 600 रुपए काट लिया। अब उसे बैंक 4,000 नहीं, मात्र 3,400 रुपए देकर चलता करता है। सर अब आप सोचिए उस गरीब के लिए 600 रुपए की अहमियत। और बैंकों की हालत यह है कि कई बार तो ये चार्ज लगा लगाकर आपका बैलेंस नेगेटिव में पहुंचा देते हैं। इतना तो आपने जमा नहीं कराया जितना वो आपसे वसूल लेते हैं। सर, पुअर पर्सन्स बैलेंस फॉल्स बिलो द मिनिमम लेवल, द बैंक should not treat this as a crime. Sir, bank account are meant to give financial security. ये हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जगह आज फाइनेंशियल स्ट्रेस देते जा रहे हैं, और एक बैंकिंग सिस्टम को हमने ऐसी व्यवस्था में तब्दील कर दिया है जिसमें पॉवर्टी को पनिश किया जाता है। देश में अर्बन ब्रांचेस में 5 से 10,000 रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखना पड़ता है, सेमी अर्बन में 3 से 4,000 रुपए, और रूरल ब्रांचेस में 1 से 3,000 रुपए रखना पड़ता है, जिसके चलते बैंक 50 से 600 रुपए के बीच में पर मंथ चार्ज लगाते हैं। उस चार्ज पर भी 18% जीएसटी वसूलते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा सर कि आज बैंक गरीब आदमी को पीनलाइज कर ज्यादा मुनाफा और रेवेन्यू कमा रहे हैं, ना कि और किसी सर्विस से, जिसके चलते आज गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। मैं अंत में बस सरकार को कहूंगा कि ये मिनिमम अकाउंट बैलेंस की पेनल्टी को वेव ऑफ करिए। हम किसानों के लोन जैसे माफ करते हैं, वैसे बैंक चार्जेस एमएबी के समाप्त किए जाएं देश में, और गरीब को भाई राघव चड्ढा की ये 100% बात सच है भाई। आजकल ऐसा हो ही रहा है। आजकल क्या, मेरे खुद साथ के दोस्त भी हैं, कुछ लड़के भी हैं, मेरा खुद का अकाउंट भी एक बैंक में है। उस बैंक में भी भाई ऐसा ही होता है कि अगर आप 3,000 अमाउंट अगर मेंटेन नहीं कर सकते उसमें मैक्स मिनिमम, तो चार्जेस कटने चालू हो जाते हैं। चार्जेस भी पता ही नहीं चलता कितने कटते हैं भाई। मेरा तो लगभग बहुत चार्जेस कट चुके हैं, लगभग 1,000 रुपए से ज्यादा कट चुके हैं पिछले 1 साल के अंदर। और कुछ मेरे दोस्तों ने भी चार्जेस बहुत कटते थे, उन्होंने भी अपने अकाउंट तक बंद करवा दिए भाई। बैंक जाके उनके माइनस तक पहुंच गए थे अकाउंट, वो माइनस बैलेंस जमा करके बैंक अकाउंट अपना बंद करके आना पड़ा उनको भी। ये बहुत अच्छी भाई बात है। राघव चड्ढा ये बात पार्लियामेंट में उठा रहे हैं भाई। अब हो क्या रहा है पार्लियामेंट में, अब राघव चड्ढा को ही पार्लियामेंट से बाहर भेज दिया गया है और एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है, और शायद ऐसा भी हो सकता है, अभी हाल ही की न्यूज है आज की, कि शायद इनको जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन भाई ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई भी इंसान हो भाई जो पब्लिक के बारे में सोचता है, आवाज उठाता है, तो उसकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसको ही जेल में डाल देना चाहिए भाई। जो वो आवाज उठा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि भाई आवाज उठाने वाले के ऊपर। आप सभी को राघव चड्ढा जी की राय कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।